तो हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करेंगे मिट्रल रिगर्जिटेशन के बारे में। तो बहुत ही खतरनाक सा टॉपिक है, ठीक है ना। पहले बात तो वॉल्वुलर डिजीज़ है। हार्ट में सबसे खतरनाक चीज़ क्या लगती है? मरमर, ठीक है। और दूसरी वॉल्वुलर डिजीज़, समझ ही नहीं आता यार कहाँ कौन सा मरमर क्यों हो रहा है, ठीक है ना। आउटिक स्टेनोसिस कुछ मरमर चल रहा है, आउटिक रिगर्जिटेशन में कुछ मरमर चल रहा है, इसमें कुछ मरमर चल रहा है, उसमें कुछ मरमर चल रहा है, तो समझ ही नहीं आता, ठीक है ना। तो कोशिश करेंगे मिट्रल रिगर्जिटेशन समझने की पूरा, ठीक है ना। कोशिश करेंगे क्या मरमर क्यों होता है, ऑब्वियसली, ठीक है ना। पहली बात रहनी चाहिए क्यों होता है, ठीक है। अगर क्यों समझ लिए ना तो रटने में भी आसानी हो जाता है, ठीक है। रटना तो देखो अंत में पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें वहाँ पे जब भी तुम एग्ज़ाम देने जाओगे या एमसीक्यू बेस्ड या वाइवा में या कहीं भी, ठीक है ना, तो तुम्हें वन लाइनर क्वेश्चन की मिट्रल रिगर्जिटेशन में कैसा मरमर मिलता है, तो ठीक है, तुम्हें खट से वहीं आंसर देना है, तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं करनी है वहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन 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 अभी तो हमें समझना, अभी अपन के पास टाइम है तो समझ लेते हैं कि कैसे होता है, क्यों होता है, क्या होता है मिट्रल रिगर्जिटेशन। और मिट्रल रिगर्जिटेशन होता क्या है, समझ लो बात को। स्टिनोसिस और रिगर्जिटेशन, देखो पहले तो बात बच्चों के ये नहीं समझ में आती कि मिट्रल स्टिनोसिस और रिगर्जिटेशन में अंतर क्या है, ठीक है ना। फाइनल ईयर मेडिसिन में आ गए, हमने सब पढ़ लिया, हमने पूरी कार्डियोलॉजी खत्म कर ली, लेकिन हमें स्टिनोसिस और रिगर्जिटेशन का मतलब ही नहीं पता होता क्या है एक्चुअल में। स्टिनोसिस मतलब जो खुले नहीं, समझा। स्टिनोसिस मतलब जो खुले नहीं, वो स्टिनोज हो गया, वॉल्व स्टिनोज हो गया, वो खुलता ही नहीं है। और रिगर्जिटेशन का मतलब होता है वॉल्व बंद नहीं होता, ठीक है ना। अब यहीं पे अगर पहली चीज़ अगर यही समझ गए कि रिगर्जिटेशन में वॉल्व बंद नहीं होता, तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर हो जाएगा कि मरमर कौन सा रहेगा। समझ में आती है इतनी बात समझ में आती है अब, ठीक है ना। तो मरमर की बात तो पहले बाद में करेंगे, अभी इंट्रोडक्शन कर ले। जैसे देखिए मैं थ्योरी के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। मेरी तैयारी आपको, मेरी जो पढ़ाने का है, पढ़ाना वो पीजी प्रिपरेशन नहीं कराना है। लेकिन अगर पीजी प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है ना, तो इस चीज़ का बहुत खास ध्यान रखो कि मरमर तुम्हारे टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है ना। अब बहुत से लोग क्या करते हैं ना, मरमर को बहुत लाइटली लेते हैं, ठीक है। उन्हें लगता है मैं रट के काम चला लूँगा, लेकिन जब एग्जाम सेटअप में बैठोगे ना तो बहुत कन्फ्यूजन होगा कि सिस्टोलिक कौन सा है, मिड सिस्टोलिक क्लिक क्या है, एजेक्शन क्लिक क्या है, मिड डायस्टोलिक मरमर क्या है, अर्ली सिस्टोलिक मरमर क्या है, अर्ली इजेक्शन क्लिक क्या है, ठीक है, लेट इंजेक्शन क्लिक क्या है, पैन सिस्टोलिक मरमर कहाँ पड़ा था, अर्ली सिस्टोलिक मरमर कहाँ पड़ा था, क्रिसेंडो डी क्रिसेंडो कहाँ है, डी क्रिसेंडो कहाँ है, केवल डी क्रिसेंडो भी होता है, ठीक है ना। और उसके अलावा ये ऑस्टिन फ्लिंट मरमर क्या होता है, ये सब कहोगे यार क्या है ये, क्यों क्यों, ठीक है। ट्यूमर प्लॉप साउंड कहाँ होते हैं, तो एकदम कहेगा ये यार मैं दिमाग हो गया, ठीक है, मैं ख़त्म हो गया दिमाग, तो ठीक है ना। तो उसी से थोड़ा सा अब इतनी बकवास मैंने इसलिए क्योंकि तुम्हारा थोड़ा टॉपिक में इंटरेस्ट आ जाए, ठीक है ना। क्योंकि है बहुत ये थोड़ा टफ सा टॉपिक है, मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन कोशिश करेंगे इसको आसान करें और अच्छा करें, ठीक है ना। तो रिगर्जिटेशन का मतलब पहली बात तो बंद नहीं हो रहा है ठीक से, ठीक है। अब बंद नहीं होता तो क्या है इंट्रोडक्शन। मिट्रल रिगर्जिटेशन, पहले तो मिट्रल वॉल्व होता कहाँ है यार, पहले तो यही समझ लो ना। मिट्रल रिगर्जिटेशन पढ़े, मिट्रल वॉल्व पता ही नहीं क्या होता है, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में होता है, ठीक है। मान ली ये तुम्हारा एक मैं हार्ट बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। यहाँ पे लैबरेट निमोनिक पड़ा है, तो बाइकस्पिड वॉल्व को ही मिट्रल वॉल्व कहते हैं, तो ये आपका मिट्रल वॉल्व है, ठीक। मान लीजिए मिट्रल वॉल्व बंद नहीं हो पा रहा है ड्यू टू एनी रीज़न, कुछ भी एन नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये बंद नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इसी को क्या कह देंगे, मिट्रल रिगर्जिटेशन। अब मिट्रल रिगर्जिटेशन के कारण से क्या होगा, अब सोचो 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 सोचो, देखो रटना नहीं, कुछ भी रटना नहीं, सोचो ना, सोचना है। अगर सोच लोगे तो कर लोगे, नहीं सोचोगे तो पढ़ना बेकार है, ठीक है ना। एट द एंड ऑफ द डे आपको पेशेंट को डील करना है, आपको एग्जाम तो पास करना ही है ऑब्वियसली, ये तो मैं उसके लिए पढ़ाऊंगा ही, उतना नोट्स तो मिल ही जाएंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी उसको पढ़ सकते हो, तो अलग चीज़ है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ना है तो पढ़ ही लोगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको पेशेंट को डील करना है, ठीक है ना। अगर पेशेंट को डील करना है तो समझना जरूरी है, रटना नहीं। रटोगे कितना रटोगे यार, मेडिसिन का कोई अंत नहीं है, ठीक है ना। रटना है नहीं है, समझना है, ठीक। यहाँ होता है, यहाँ आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ आपकी लेफ्ट एट्रियम है, ये आपकी हो गई आपकी पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे हो गया राइट एट्रियम, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल। मान लो यहाँ रिगर्जिटेशन है, ठीक है ना, रिगर्जिटेशन है। अब सिस्टोल के दौरान क्या होगा, सिस्टोल में क्या होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, नहीं समझा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इसको इसके बाहर जाना होता है, ठीक है ना, सिस्टोल में, ठीक। लेकिन ड्यूरिंग सिस्टोल आपका ये वॉल्व तो खुला रह गया ना, ये वॉल्व तो बंद ही नहीं हुआ, ठीक है ना। ये वॉल्व तो बंद ही नहीं हुआ सिस्टोल में, क्योंकि भाई मिट्रल रिगर्जिटेशन, वॉल्व नहीं बंद है सिस्टोल में, ये वॉल्व खुला है और यहाँ से हमको ब्लड भी बाहर भेजना है। तो पूरे सिस्टोल के दौरान लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ रहा है वापस, समझ रहे हो। तो मरमर कहाँ होगा, मरमर कहाँ होगा, सिस्टोल में होगा ना। अरे डायस्टोल में कहाँ से मरमर हो जाएगा, डायस्टोल में हार्ट तो रिलैक्स कर रहा है, हार्ट को तो अगर रिलैक्स कर रहा है ये वॉल तो, अरे देखो ब्लड तो इधर से इधर ही आएगा,
वो तो खुला ही है, उसको तो मतलब ही नहीं है, डायस्टोल से कोई मतलब ही नहीं है। सिस्टोल में ना मतलब है, सिस्टोल में यहाँ ब्लड को जाना था लेकिन जा किधर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे कैसा मरमर मिलेगा, सिस्टोलिक मरमर मिलेगा, ठीक है ना। अब इसी कारणवश अगर लेफ्ट एट्रियम में गया, मान ले लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जा रहा है, फिर वापस से ब्लड जा रहा है लेफ्ट एट्रियम में, तो क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम का इलाजमेंट होगा, लेफ्ट एट्रियम हाइपरट्रॉफी होगी, लेफ्ट एट्रियम हाइपरट्रॉफी होगी ना, तो क्या क्या होगा, पी वेव का कुछ डिफरेंस आएगा, चेंज आएगा, पी वेव में कुछ चेंज आएगा ना, कुछ तो होगा पी वेव में, तो यही पी मिट्रेल मिल जाता है जो डबल नॉच टाइप की होती है, पी वेव में चेंज होगा तो पी मिट्रेल मिल जाएगा। तो ये चीज़ें समझने की है, सब रटने की नहीं चीज़ें, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन की खैर बात करते हैं, मिट्रल रिगर्जिटेशन और मिट्रल इनकॉम्पिटेंस मतलब बंद नहीं हो रहा है, इज डिसऑर्डर ऑफ हार्ट इन विच द मिट्रल वॉल डज नॉट क्लोज प्रॉपर्ली, यही चीज़ मैं बताया, वो प्रॉपर्ली क्लोज नहीं होता व्हेन द हार्ट पंप्स आउट ब्लड, ठीक है ना। ये एक डिसऑर्डर ऑफ हार्ट है इन विच द मिट्रल वॉल डज नॉट क्लोज प्रॉपर्ली, ये प्रॉपर्ली क्लोज नहीं होता, और व्हेन जब भी हार्ट पंप्स आउट ब्लड करता है, ठीक। इट इज़ एन एबनॉर्मल लीकिंग ऑफ ब्लड, एबनॉर्मल लीकिंग है, नॉर्मल तो होता नहीं, नॉर्मली होगा तो सबको एमआर हो जाएगा, सबको पैंसिस्टोलिक मरमर, सिस्टोलिक मरमर ही सुनाई देगा, अर्ली सिस्टोलिक मरमर, पैंसिस्टोलिक मरमर सुनाई देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक एक्यूट एमआर होता है, क्रॉनिक एमआर होता है, एक में अर्ली सिस्टोलिक मरमर होता है, एक पैंसिस्टोलिक मरमर होता है, जिसकी मैं आगे बात करूँगा, ठीक है। तो ये हो गया, इट इज़ abnormal leaking of blood from the left ventricle to the mitral wall at the left atrium when the left ventricle contracts, ये लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिस्टोल के दौरान ये होता है, ठीक है ना, तो लेफ्ट एट्रियम में वापस ब्लड जाएगा। इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ वेल्वुलर हार्ट डिजीज, ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है वेल्वुलर हार्ट डिजीज का, ठीक है। कभी भी अगर आ जाए कि कौन सा मोस्ट कॉमन फॉर्म है, तो वेल्वुलर हार्ट डिजीज का मोस्ट कॉमन फॉर्म ये है, मिट्रल रिगर्जिटेशन, राइट। अब इसकी डेफिनेशन की तो इंट्रोडक्शन हो गया, डेफिनेशन जो अपने को एग्जाम में लिखनी होती है। मिट्रल रिगर्जिटेशन से लीकेज ऑफ ब्लड, बैकवर्ड लीकेज ऑफ ब्लड होता है बैकवर्ड थ्रू द मिट्रल वॉल ईच टाइम लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स। रिगर्जिटेशन मतलब बैकवर्ड फ्लो, यहाँ हमको ये नहीं डिस्क्राइब करना है कि वॉल में क्या है, वॉल का कुछ नहीं, वो तो इंट्रोडक्शन में हो गया। यहाँ पे केवल क्या है, ब्लड का लीकेज बैकवर्ड हो रहा है थ्रू द मिट्रल वॉल ईच टाइम द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, ईच टाइम लेफ्ट वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब एमआर होने का कारण क्या क्या हो सकता है, सोचो, ये सोचने वाली चीज़ें है ना, करने वाली चीज़ें तो है नहीं, ये सोचने वाली चीज़ें हैं। तो एमआर का क्या 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 हो सकता है कि एमआर क्यों हो सकता है। पहली चीज़, जो वॉल्व होते हैं ना हार्ट के, अगर अपने को बेसिक एनाटमी याद होती है, ठीक है ना, बेसिक एनाटमी, तो वॉल्व कौन सपोर्ट करता है, कॉर्डा टेंडिनी तो जाके करते हैं, तो उसको खोलने बंद करने पैपिलिन मसल से जो अटैच होता है, समझे याद आ रहा है कुछ, याद आ रहा है कुछ एग्जाम, अरे अपना यार एनाटमी याद करो थोड़ा, ठीक है ना। अब मैं एनाटमी समझाने जाऊँगा तो उसमें आधा घंटा और जाएगा, तो इसको समझाना है पहले तो मेरे को। लेकिन एक चीज़ होती है वहाँ पे कॉर्डा टेंडिनी जो वॉल के कस को सपोर्ट करती है, राइट। तो अगर मिट्रल रिगर्जिटेशन क्या होता है, डैमेज ऑफ कॉर्डा टेंडिनी, क्या हो गया, डैमेज हो गया कॉर्डा टेंडिनी का, ठीक है ना। और विट्रल वॉल प्रोलैप्स होता है, प्रोलैप्स मतलब क्या होता है, देखो एक स्टेनोसिस होता है, एक प्रोलैप्स होता है, एक रिगर्जिटेशन। स्टेनोसिस मतलब खुल नहीं रहा है, रिगर्जिटेशन मतलब बंद नहीं हो रहा, प्रोलैप्स मतलब बैलूनिंग हो गया, समझ रहे हो, बैलूनिंग, प्रोलैप्स कर गया बंदा, कोलैप्स नहीं, कोलैप्स दूसरी चीज़ है, कोलैप्स मतलब गया बंदा, खत्म, खेल खत्म, टाटा बाय बाय, लेकिन प्रोलैप्स मतलब बैलूनिंग हो गया, ठीक है। इतना चीज़ पहले भी बेसिक चीज़ है। इंसिडेंट्स मोस्ट कॉमन इन फीमेल, ये महिलाओं में ज़्यादातर देखा जाता है, ठीक है, अच्छी चीज़ है, महिलाओं में जल्दी मरे साला खत्म हूँ, आई एम सॉरी ठीक है, थोड़ा सा चलता है यार जो को, ठीक है। मोस्ट कॉमन एडवांसिंग एज होता है, तो बूढ़ी महिलाओं में ज़्यादातर देखा जाता है, जो चाय ज़्यादा करती है। इटियोलॉजी की बात करते हैं तो वॉल्वुलर डिजीज़ है, मोस्ट MVP के साथ ये देखा जाता है, स्कैरिंग। और र्यूमेटिक फीवर के साथ क्यों देखते हैं, र्यूमेटिक फीवर में कौन सी बॉडीज़ होती हैं, बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक नाम है, एस्चॉफ बॉडीज, एस्चॉफ नोड्यूल्स, ठीक है ना। यूसोनोफिलिक ग्रैन्यूल्स जो कि सराउंड करते हैं, याद रखना उस चीज़ को, स्कैरिंग ऑफ लीफलेट्स, ठीक है ना, जो ऐसे करके सराउंड करते हैं ना, ईसोफिनिक जो भी ग्रैन्यूल्स होते हैं वहाँ पे, एशॉफ नोड्यूल्स हो गए, अगर पैथोलॉजी याद होगी आपको। मायोकार्डाइटिस में भी देखा सकता है, ठीक है ना, मायोकार्डियम का इन्फ्लेमेशन हो गया तो मायोकार्डाइटिस में देखा है। कार्डियोमायोपैथी, कोई भी कार्डियोमायोपैथी हो गई तो उसमें भी आपको मिट्रल रिगर्जिटेशन देखा जाएगा। सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस उसमें भी देखा जाएगा। तो ये सारे कारण है क्रोनिक एमआर के, ठीक है ना, ये सब धीरे धीरे डेवलप करते हैं, क्रोनिक एमआर है। एक्यूट एमआर में दो चीज़ें होती है, इस्केमिक हार्ट डिजीज और मोस्ट कॉमन पोस्टीरियर मीडियल लीफलेट इन्वॉल्वमेंट, ठीक है ना। तो इस्केमिक हार्ट डिजीज हो गया, मोस्ट कॉमन जो है होता है यहाँ पे इन्वॉल्व पोस्टीरियर मीडियल लीफलेट होता है यहाँ पे इन्वॉल्व, ठीक है ना, इस्केमिक हार्ट डिजीज हो गया। रप्चर और कार्डियक टेंडन में बताया था कि यहाँ कॉर्डा टेंडिनी उसको सपोर्ट करता है, वहाँ का रप्चर हो गया। डिजनरेशन ऑफ वॉल कप्स, अब मिक्सोमेटस डिजनरेशन हो गया, वॉल कप्स का ही डिजनरेशन हो गया, ठीक है, बंदे का वॉल कप्स भी ढंग से नहीं काम कर रहा है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में भी हो सकता है ये चीज़, ठीक है, इन्फेक्शन के कारण से कोई इन्फेक्शियस सिटोलॉजी हो गई।
ब्लंट ट्रॉमा टू चेस्ट कोई कमोशियो कॉर्डिस हो गया, ठीक है ना। अब ब्लंट ट्रॉमा टू चेस्ट एक वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का एक पॉइंट होता है। क्या होता है उसमें कि कमोशियो कॉर्डिस के कारण से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एकदम से, तुम जैसे एक होता है ना कि मान लो एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, आपका जो स्टीयरिंग व्हील है एकदम आके आपके एकदम से आके आपके उस पर लग गया, चेस्ट पे लग गया, ब्लंट ट्रॉमा हो गया। ब्लंट ट्रॉमा में वहीं आपकी डेथ हो गई। अब बाद में फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, अरे कैसे डेथ हुई, इनका तो मतलब कि फिब्रिलेशन हो गया, सडन कार्डियक डेथ हो गई वहीं पे, ठीक है। तो फॉरेंसिक में ये नहीं बताया कि चोट लगी, ये नहीं, सडन कार्डियक डेथ। क्यों? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, कमोशियो कॉर्डिस। और जिसे पता होगा वही सोच पाएगा, ठीक है। तो एक हमारे सर हैं, बहुत ही आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट इन सर्जरी, तो उनका कहना ये है कि वॉट योर आइज डजेंट सी वॉट योर माइंड डजेंट नो, ठीक है ना, ठीक है। आपकी जो आँखें हैं वो देख ही नहीं पाती जो आपका दिमाग नहीं जानता। आपकी आंखें वही देख पाएंगी जो आपका दिमाग जानेगा, ठीक है ना। जैसे किसी बंदे को कोई बीमारी है, आपको उस बीमारी का अता पता नहीं है, लेकिन आप क्लिनिकल नॉलेज अपना लगाए जा रहे हो, आप कितना भी फेक हो, लेकिन आपको उस चीज़ का आप ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो एज इन यही चीज़ अपनी लाइफ में उतारो। आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। तो मेरे टीचर हैं, खैर पैथोफिजियोलॉजी की मैं बात करूँगा, ड्यू टू आज ज्ञान थोड़ा ज़्यादा हो रहा है नहीं पैथोफिजियोलॉजी की बात करूँगा तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल रीजन, कुछ भी इटियोलॉजिकल रीजन्स हो गए, इतने इटियोलॉजिकल रीजन्स मैं बता दिए यार। इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ द मिट्रल वॉल ड्यूरिंग द सिस्टोल के दौरान मैं बताया था कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा, इनकम्प्लीट क्लोजर। तो रिगर्जिटेशन ऑफ ब्लड टू लेफ्ट एट्रिया में रिगर्जिटेशन किया, तब क्या होगा, लेफ्ट एट्रियल प्रेशर इंक्रीज, सही बात है, इलाज लेफ्ट एट्रियम बताया था। डिमिनिश ब्लड फ्लो फ्रॉम द एट्रियम इनटू द एट्रियम फ्रॉम द लंग्स। अब मान ले, अब देखो, ठीक है, यहाँ पे पल्मोनरी वेन आती है कि नहीं। अब इसमें ज़्यादा प्रेशर हो गया तो यहाँ से कम आएगी नहीं, यहाँ ज़्यादा प्रेशर है, यहाँ पे कम प्रेशर है ना। सोचो ना, यही चीज़ तो सोचनी है। अरे डॉक्टर बन रहे हो, रटो मत, समझो। यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, लंग्स में प्रेशर कम है, यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा तो इसको प्रिवेंट करेंगे ना। ऑलरेडी इसमें ब्लड है यार, और थोड़ी ना लेगा वो, पागल थोड़ी ना है कि ज़्यादा अपने समझ नहीं रहा है कि दूसरे को भी लेके चलाने लगे, नहीं। तो डिमिनिश ब्लड फ्लो इनटू द एट्रियम फ्रॉम द लंग, ठीक है ना, डिमिनिश ब्लड फ्लो हो जाएगी, लंग बिकम कंजेस्टेड। अब लंग्स में ब्लड जमा होने लगा, क्यों? क्योंकि भाई लेफ्ट एट्रियम अपने ज़रूरत से ज़्यादा कैपेसिटी ज़्यादा ऑलरेडी ले लिया, क्योंकि वहाँ पे रिगर्जिटेशन है, वहाँ पे ऑलरेडी ब्लड आके जमा हो गया, ठीक है ना। अब वो लंग से ब्लड ले ही नहीं पा रहा है, और लंग से ब्लड नहीं ले पाएगा तो क्या होगा वहाँ पे, लंग्स में क्या होगा, ऑब्वियसली ब्लड इकट्ठा होगा, और ब्लड इकट्ठा हुआ तो क्या होगा, पल्मोनरी एडिमा होगा। पल्मोनरी एडिमा होगा तो क्या होगा, डिस्निया होगा। समझ में आ रही है इतनी बात? पल्मोनरी एडिमा हुआ तो डिस्निया का केस बन जाएगा। और पल्मोनरी एडिमा में क्या और देखने को मिलता है, ठीक है, ऑर्थोपनिया देखने को मिलता है, मतलब लेटने पे सांस, मतलब कि सांस लेने में दिक्कत होती है लेटने पे, ऑर्थोपनिया। सीधी सी बात है, मेडिसिन इज नथिंग जस्ट मैकेनिकल साइंस, ठीक है ना, मैकेनिकल साइंस है। बहुत देखो, रटने की चीज़ें हैं ऑब्वियसली, मैं मानता हूँ, लेकिन मैकेनिकल साइंस है, ठीक है। अगर समझ लोगे तो कर लोगे, नहीं समझ पाए तो रटोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इसी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया, ख़त्म चीज़। फैटीग, डिस्निया होगा, फैटीग आएगा, ठीक है। स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इंक्रीज एक्सर्शन करोगे, एक्सर्शनल यहाँ पे होगा, एक्सर्शनल फटीग, क्लासिक यहाँ पे है, एक्सर्शनल फटीग, याद रखना इस चीज़ को, एक्सर्शनल फटीग। कफ होगा भाई, पल्मोनरी एडिमा है यार, सोचो, खुद सोचो, कफ होगा ना, बंदा कफ करेगा। हार्ट की पैल्पिटेशंस होगी। अब देखो, आर्टरिया में अब ज़्यादा ब्लड आ गया तो हार्ट ज़्यादा कोशिश करेगा ना, जल्दी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश, फिब्रिलेशन, हार्ट पैल्पिटेशन, सेंसेशन ऑफ रैपिड फ्लटरिंग हार्ट बीट। क्यों? आर्टियल फिब्रिलेशन के कारण। क्यों? लॉन्ग स्टैंडिंग, अगर वो लॉन्ग स्टैंडिंग होगा, वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो गया, अब वो ज़्यादा देर तक रहेगा, क्या कर सकता है, क्लॉट और एम्ब्रोलाई करा सकता है। अब क्लॉट और एम्ब्रोलाई से क्या कर सकता है, ब्रेन में जा सकता है, क्लॉट और एम्ब्रोलाई क्या कर सकता है, ब्रेन में भी जा सकता है मेरे दोस्त, और ब्रेन में जाएगा तो क्या करेगा, स्ट्रोक। तो एक चीज़ सोचो, मिट्रल वॉल प्रोलैप्स होने से आपका स्ट्रोक हो गया, ठीक है ना। अब आप स्ट्रोक ही ट्रीट कर रहे हो, ठीक है, आपने मान लो स्ट्रोक ट्रीट कर दिया, आपने कहा कि ठीक है बंदा सही हो गया, मस्त, आपने घर भेज दिया पेशेंट को, लेकिन आपको पता ही नहीं था कि मिट्रल रिगर्जिटेशन से भी स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है। दैट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग, योर आइज डजंट सी व्हाट योर माइंड डजंट नो, ठीक है ना, वही सेम चीज़ है। तो मिट्रल रिगर्जिटेशन जब तक ट्रीट नहीं करोगे तो फिर से उसको स्ट्रोक होने के चांसेस रहेंगे, ठीक। स्वोलन फीट और एंकल, स्वोलन फीट और एंकल्स हो सकते हैं। हर्ट मर्मर, सिस्टोलिक मर्मर बताया था हमने, कैरेक्टरिस्टिक सिस्टोलिक मर्मर। क्यों सिस्टोल के दौरान ही यार, सिस्टोलगी के दौरान, तो देखो सिस्टोल के दौरान लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करना है। देखो मान लो मेरा हाथ जो है लेफ्ट वेंट्रिकल है, ऊपर एट्रिया है, ठीक है। अब ये जो मेरी उंगलियां हैं, ये मिट्रल वॉल है, समझ में आता है। अब मिट्रल वॉल ढंग से बंद तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना, और मेरे हाथ जो है ये हमारा क्या है,
मेरा हाथ क्या है, ये वहाँ आउट है, ठीक है, आउट है, ठीक है, तो समझने की कोशिश करना। अब ये बंद नहीं हो रहा है, लेकिन अब इसको कॉन्ट्रैक्ट किया और ये बंद ही नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब इसमें ब्लड तो जा रहा है, मेरे हाथ में ब्लड तो जा रहा है, लेकिन ऊपर भी तो ब्लड जा रहा है, तो क्या होगा इससे? सिस्टोलिक मरमर है ना। मरमर किस टाइम पे सुन रहा है? सिस्टोल के दौरान नहीं सुन रहा है ना। ब्लड कब रिगर्जिटेट कर रहा है? सिस्टोल के दौरान न कर रहा है, तो सिस्टोलिक मरमर। एक्सेसिव मरमर हो सकता है, ठीक है। नाम एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन फीट, एंकल्स एंड लग्स बता चुका हूँ, ठीक है। PND पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया, क्यों भाई लेटते हैं उस टाइम पे, रात के दौरान नहीं लेटते, रात करने का तरीका, रात के दौरान लेटेंगे तो भैया उसको पल्मोनरी एडीमा है तो डिस्निया हो जाएगा। वही चीज़ ऑर्थोपनिया, लेटेंगे डिस्निया। और JVP इंक्रीज़ करते हैं। अब JVP क्यों इंक्रीज़ करते हैं? अब ये सोचो, ये सोचने वाली चीज़ है, क्यों इंक्रीज़ करेगी? अरे भाई साहब, ए वेव होती है JVP में, किसके ऊपर डिपेंड करे? आर्टेरियल प्रेशर। ए वेव होती है जो आर्टेरियल प्रेशर कब बढ़ेगा? यहाँ पे बढ़ रहा है ना भाई, लेफ्ट आर्टेरियल प्रेशर बढ़ रहा है, लेफ्ट आर्टेरियल प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? ए वेव इंक्रीज करेगी तो इंक्रीज JVP, खत्म बात। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है? सीवियरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वीना कॉन्ट्रैक्टा। अब वीना कॉन्ट्रैक्टा क्या है? वीना कॉन्ट्रैक्टा समझो, नैरोएस्ट पार्ट विथ हाईएस्ट वेलोसिटी। अब जो मिट्रल रिगर्जिटेशन में क्या होगा, अगर देखो, एक हमने पढ़ा था, अपनी फिजिक्स अगर फिजिक्स समझी हो, फिजिक्स क्या, केमिस्ट्री जो भी, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर में आता है कॉन्सेप्ट बेसिकली। फिजिक्स के जाए फ्लूइड्स के रिलेशन, हाँ फ्लूइड्स में, फिजिक्स में पढ़ा होगा। फ्लूइड्स में क्या होता है? नैरो ओपनिंग के थ्रू तेज़ी से ब्लड पास करता है, नहीं, नैरो ओपनिंग के थ्रू। अगर मैंने वही, जैसे मान लो कि एक पतली सी पाइप है, ठीक है ना, और हमने ढेर सारा पानी उसमें डाल दिया तो उसकी वेलोसिटी तेज़ हो जाएगी ना। और यही मैंने वही ढेर सारा पानी मोटी पाइप में डाल दिया, उसकी वेलोसिटी कम हो गई। यही चीज़ है वेना कॉन्ट्रैक्टा, नैरोएस्ट पार्ट विथ हाईएस्ट वेलोसिटी ऑफ रिगर्जिटेशन जेट ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम। और इसी के अब जितना ये नैरोएस्ट होगा वेना कॉन्ट्रैक्टा, उतनी ज़्यादा सीवियरिटी, समझ लो, जितना ये नैरो होगा उतनी ही ज़्यादा सीवियरिटी होगी, क्योंकि भाई वो तो ख़त्म हो गया ना बंदा, अब तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती ही जाएगी, समझ रहे हो? तो यही चीज़ है। इकोकार्डियोग्राफी ऑफ द हार्ट वॉल्स एंड मसल्स शोज डिक्रीज्ड ओपनिंग ऑफ द मिट्रल वॉल लीफलेट्स, ठीक है ना। मिट्रल वॉल लीफलेट्स की डिक्रीज्ड ओपनिंग दिखाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली और इंक्रीज ब्लड फ्लो ड्यूरिंग डायस्टोल। अब क्या होता है यहाँ पे, जो हार्ट वॉल है, मसल शो है, तो ये क्या करेगी? डिक्रीज्ड ओपनिंग ऑफ द मिट्रल वॉल लीफलेट, ये दिखाएगी आपको डिक्रीज्ड ओपनिंग ऑफ मिट्रल वॉल लीफलेट, ठीक है ना। और इंक्रीज ब्लड फ्लो वेलोसिटी ड्यूरिंग डायस्टोल, डायस्टोल के दौरान इंक्रीज ब्लड वेलोसिटी। क्यों इंक्रीज ब्लड वेलोसिटी भाई? क्योंकि वहाँ से ब्लड आ रहा है अंदर डायस्टोल में, ठीक है, ब्लड वेलोसिटी बढ़ेगी, वेना कॉन्ट्रैक्टा, ठीक है ना। ड्रॉपलर इकोकार्डियोग्राफी इज अ स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन ऑफ सीवियरिटी ऑफ मिट्रल स्टेनोसिस, ठीक। अब ये बात रही आपकी, तो ये जो बात रही इकोकार्डियोग्राफी में मिट्रल स्टेनोसिस की, क्या दिखेगा आपको? डिक्रीज्ड ओपनिंग, क्योंकि वहाँ पे ओपनिंग खुल ही नहीं रही है, ठीक है ना। ये इकोकार्डियोग्राफी जो बात किया है ना, ये आपकी इसके है, मिट्रल स्टेनोसिस की है। लेकिन इकोकार्डियोग्राफी जो मिट्रल रिगर्जिटेशन जस्ट इसके अपोजिट, वहाँ पे बढ़ने का डिफेक्ट होता है। यार मिट्रल स्टेनोसिस की बात की, उसके ज़्यादातर थोड़ा सा स्टेनोसिस को प्रोलैप्स, वो रिगर्जिटेशन भी हो जाता है, ठीक है ना। मान लो कैल्सिफाइड हो गया तो वो भी स्ट्रोक करा सकता है, मिट्रल स्टेनोसिस वाला केस भी। तो ये इकोकार्डियोग्राफी मिट्रल स्टेनोसिस, कंफ्यूज मत होना, ये मिट्रल रिगर्जिटेशन की इकोकार्डियोग्राफी नहीं है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मिट्रल स्टेनोसिस की है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ड्रॉपलर इकोकार्डियोग्राफी इज स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन ऑफ सीवियरिटी ऑफ मिट्रल स्टेनोसिस, ये मिट्रल रिगर्जिटेशन के लिए भी सही है, ठीक है ना। तो दरअसल मेरी जो किताब है, तो उसमें दरअसल थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि मैंने थोड़ा सा नींद में थोड़ा सा मिट्रल स्टेनोसिस का लिख लिया, ठीक है। मैं हो सकता है कि मैं कहीं गया हूँगा, फिर बाद में आया हूँ तो मिट्रल स्टेनोसिस का लिख लिया, आई एम सॉरी, लेकिन ये मिट्रल रिगर्जिटेशन का वो उल्टा है, जस्ट अपोजिट, ठीक है। मैं समझा दिया आपको, तो लिख तो लोगे यार, ये थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक है बस, ठीक है। साइमल्टेनियस लेफ्ट हार्ट कैटेटराइजेशन एंड राइट हार्ट कैटेटराइजेशन कर सकते हैं। द राइट हार्ट कैटेटराइजेशन कॉमनली नोन एज स्वान-गांज कैटेटराइजेशन गिव्स द फिजिशियन द मीन पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर विच इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द लेफ्ट एट्रियल प्रेशर, ठीक है ना। तो ये चीज़ में क्या है कि लेफ्ट हार्ट का कैथेटराइजेशन कर दिया, कैथेटर मतलब कैथेटर डाल दिया, एंड राइट हार्ट का कैथेटराइजेशन कर दिया, दोनों का एक साथ। द राइट हार्ट कैथेटराइजेशन इज नॉट, जो राइट हार्ट के कैथेटराइजेशन उसको क्या कहते हैं? स्वान-गांज कैथेटराइजेशन कहते हैं,
गिव्स द फिजिशियन द मीन पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर। अब ये क्या देता है, मीन पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर विच इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लेफ्ट एट्रियल प्रेशर। अब ये लेफ्ट एट्रियल का प्रेशर देखो 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 क्या है, हमने दोनों में कैथेटर डाल दिया, दोनों हार्ट में, मतलब कि दोनों साइड चैम्बर्स ऑफ हार्ट में, ठीक है ना। अब जो राइट हार्ट कैथेटराइजेशन है स्वान्स का है, उसको कंपेयर किया मैंने, ठीक है ना। वो मीन पल्मोनरी के उसको कंपेयर किया ना मीन पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, क्योंकि वापस जा रहा है पल्मोनरी वाला ना। और ये क्या किसका है, रिफ्लेक्शन ऑफ लेफ्ट एट्रियल प्रेशर, ये रिफ्लेक्शन है क्योंकि लेफ्ट से पल्मोनरी में गया, पल्मोनरी से इधर आया, समझ रहा है बात को, राइट में आया, तो यही चीज़ है। अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, देखो क्या होता है, समझो फिर से समझो। दोनों में कैथेटराइज किया, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाता है आपका, लंग्स में जाता है, लंग्स से किधर आता है वापस से, लंग्स से वापस से किधर आएगा क्या, समझ लो, सॉरी, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल जाएगा। अब देखो लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, मैं सही बोल रहा था, लेफ्ट एट्रियम से यहाँ क्या जाएगा, लंग्स में जाएगा, ठीक है। अब लंग को कहाँ से मिल रहा था, ये राइट वेंट्रिकल से मिल रहा था। अब राइट वेंट्रिकल में भी अब ज़्यादा ब्लड जाने लगेगा, क्योंकि भाई पल्मोनरी एडीमा है तो वो ज़्यादा लंग पीछे भेजेगा। अब ज़्यादा लंग पीछे भेजेगा तो क्या होगा, वहाँ पे भी राइट एट्रियम में भी ज़्यादा होगा, तो वो मीन पल्मोनरी वेज प्रेशर दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसी को क्या कहेंगे, इसी को स्वान्स गेट कैथेटराइजेशन से हम लोग मेजर कर लेंगे, और वो लेफ्ट एट्रियल का रिफ्लेक्शन होता है एक तरीके से, समझ लो बात को, ठीक है। और इसके बाद क्या कर सकते हैं, ईसीजी कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, एंजियोग्राफी ऑफ हार्ट कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो कि एक्यूट एमआर कॉजेज सडन एक्सपोजर ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड टू लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर तो रिक्वायर्ड सर्जिकल रिपेयर। एक्यूट एमआर में क्या होगा, जल्द मतलब कि सडन एक्सपोजर हो जाएगा भाई, जब वॉल्व बंद ही नहीं हो रहा है तो लेफ्ट एट्रियम में ज़्यादा ब्लड जाने लगेगा, तो क्या होगा, सर्जिकल रिपेयर चाहिए होगा। और क्रॉनिक एमआर जो है एडजस्ट कर लेता है इस चीज़ को, क्रॉनिक एमआर धीरे धीरे डेवलप करेगा तो ऑब्वियसली वो एडजस्ट कर लेगा। तो क्रॉनिक एमआर में दो तरह के टाइप होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है, इंट्रिंसिक डैमेज को वॉल्व की इंट्रिंसिक डैमेज हो गई, मतलब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, मिट्रल वॉल्व कोलैप्स और रेडिएशन ऑफ ऑस्टियम प्राइमम। एक ऑस्टियम प्राइमम आपने सुना होगा, एक होता है ऑस्टियम प्राइमम, एक होता है साइनस वेनोसिस, एक होता है ऑस्टियम सेकेंडम, ठीक है ना। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट याद करो, ठीक है। साइनस वेनोसिस सबसे ऊपर, ऑस्टियम सेकेंडम उसके नीचे, ऑस्टियम प्राइमम सबसे नीचे, ठीक है। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट। सेकेंडरी में क्या हो सकता है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, इस्केमिक कार्डियोमायोपैथी, एचओसीएम हो सकता है, हाइपर, ठीक है ना। सिस्टोलिक एंटी डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिट्रल वॉल्व, उसका भी एंटी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकती है, लेफ्ट एट्रियल लाज में बताया ही था भाई, लेफ्ट एट्रियल में ज़्यादा ब्लड जाएगा तो एट्रियल फिब्रिलेशन कॉज कर सकता है। मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक मिट्रल एनुलर डायलेशन, मिट्रल का एनुलर डायलेशन हो गया। और ट्रांस कैथेटर हम लोग जो इसमें होता है नया अप्रोच, ठीक है ना। तो इसमें एक अप्रोच हम लोग आजकल जो नया अप्रोच है जो सर्जिकल मैनेजमेंट है वो तो बताऊंगा मैं, लेकिन ट्रांस कैथेटर मिट्रल वॉल क्लिप जो है ये न्यू अप्रोच है इसमें, ठीक है, नया अप्रोच है ट्रांस कैथेटर मिट्रल वॉल क्लिप। इसके मेडिकल मैनेजमेंट की मैं बात करूँगा तो एक्यूट एमआर में क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, इन्फेक्शन अगर प्रेजेंट हो, ठीक है ना। एस इनहिबिटर्स दे सकते हैं, डायरेटिक्स दे सकते हैं ताकि इसका ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए, और एंटी कोगुलेंट्स दे सकते हैं, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड दे सकते हैं, ठीक है ना। और सर्जिकल मैनेजमेंट एन्युलोप्लास्टी, वॉल्वुलोप्लास्टी और मिट्रल वॉल का रिप्लेसमेंट, इस मतलब मिट्रल वॉल का रिप्लेसमेंट कराते हैं। यहाँ बैलूनिंग मत कर देना, ठीक है ना, ऑलरेडी खुला हुआ है, अगर बैलूनिंग कर दोगे तो और खुल जाएगा और दिक्कत हो जाएगा उसको, बैलूनिंग मत कर देना यहाँ पे, ठीक है ना। बहुत लोग होता है कि इसमें रिगर्जिटेशन बैलूनिंग होता है तो उसमें गलत होता है। बैलूनिंग मतलब स्टेनोसिस के केस में ताकि खोलना है हमको, बंद नहीं कर, मतलब कि अब इसमें खुला हुआ है तो ऑलरेडी उसको कितना खोलोगे, ठीक है ना, यही चीज़ है, ठीक। यहाँ तक बात हो गई कि ये तो इंट्रिंसिक डैमेज है और ये तो मतलब कि सेकेंडरी वाला ये डिस्प्लेसमेंट दिखा सकता है, ठीक है ना। डीसीएम, इस्केमिक कार्डियोमायोपैथी, ये सब जो सेकेंडरी डिजीज के कारण से होते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसके क्राइटेरिया पे, कुछ क्राइटेरिया में हम लोग देख लेते हैं, कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो उधर नहीं हो पाए। क्राइटेरिया फॉर सीवियर एमआर के लिए क्या हो सकता है, वीना का कॉन्ट्रैक्टा जो कि नैरोवेस्ट पार्ट है वो 0.7 सेंटीमीटर स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर इसका मतलब ये सीवियर एमआर है तो वीना कॉन्ट्रैक्टा जितना बड़ा मतलब उतना नैरोवेस्ट पार्ट उतना बड़ा, और उतना ही मतलब सीवियरिटी, समझ रहे हो बात को, जितना बड़ा वीना कॉन्ट्रैक्टा उतना ज़्यादा विट्रल वॉल की रिगर्जिटेशन मतलब उतना ज़्यादा खुला हुआ है और उतना ही ज़्यादा सीवियरिटी इसकी होगी। रिगर्जिटेशन वॉल्यूम अगर 60 ml मतलब कि जा रहा है, 60 ml से ज़्यादा जा रहा है, अगर रिगर्जिटेशन लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में 60 ml से ज़्यादा ब्लड जा रहा है, आई एम रियली सॉरी, रिगर्जिटेशन फ्रैक्शन जो है 50% ज़्यादा ही रिगर्जिटेट कर गया।
रिगर्जिटेशन ऑरिफाइज 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा, अगर ऑरिफाइज 0.4 सेंटीमीटर ज़्यादा है तो सीवियर एमआर में बता देंगे। तो सीवियर एमआर के ट्रीटमेंट कैसे है? मिट्रल वॉल के रिपेयर से, मिट्रल वॉल रिपेयर कर दो, ऑब्वियसली मोस्ट प्रिफर्ड होता है। अब इसमें दो तरीके एमआर होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें होता है एक्यूट एमआर, एक होता है क्रोनिक एमआर। तो एक्यूट एमआर में सबसे पहले डायग्राम से समझो क्या होता है। बेसिकली यहाँ पे रिगर्जिटेशन हुआ, ब्लड का रिगर्जिटेशन हुआ, तो यहाँ पे जल्दी ही चला जाएगा क्योंकि एक्यूट है तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा देर तक, लंबे ड्यूरेशन तक नहीं चलेगा। तो क्या होता है कि हार्ट साइज तो नॉर्मल ही है, लेफ्ट एट्रियम भी नॉर्मल है अभी तो, ठीक है, एक्यूट इन ऑनसेट है ना। पल्मोनरी एडिमा तो आ गया, चलो ठीक है, समझ में आता है पल्मोनरी एडिमा, लेकिन क्योंकि देखो अब लेफ्ट एट्रियम नॉर्मल है तो पल्मोनरी एडिमा प्रेजेंट ही होगा ना, ऑब्वियसली ना, क्योंकि अभी तो हाइपरट्रॉफी तो है नहीं है कि बंदा की उसको एडजस्ट कर ले, एडजस्ट तो नहीं कर सकता, इसलिए लंग को वापस भेज देगा तो पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। और इसीलिए इसको कहते हैं अर्ली सिस्टोलिक मरमर, क्योंकि पहले ही हो रहा है भाई, जल्दी ले रहा है, जल्दी खत्म कर रहा है चीज़ों को। अब क्रोनिक एमआर में देखो क्या होता है। अब हार्ट का साइज जो है लार्ज होता है, क्यों? लेफ्ट एट्रियम लार्ज हो जाता है, अब वो अपने आप को मतलब कर लेता है, सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है, जितना ब्लड आ रहा है उसको झेल लेगा, अब वो लंग को नहीं भेजेगा, इसीलिए पल्मोनरी एडिमा प्लस माइनस हो सकता है, सिंपल सी चीज़। और यहाँ पे पैनसिस्टोलिक मरमर होगा, चलता ही जाएगा, क्योंकि भाई क्रॉनिक है ना यार, तो क्रॉनिक है पैनसिस्टोलिक मरमर, समझिए ये बात को, इतनी बात को समझ में आती है। ऑन एग्जामिनेशन में क्या होगा? बीपी नॉर्मल, बीपी में कोई दिक्कत नहीं है। थ्रिल होगा, एपेक्स ऑन पाल्पेशन, एपेक्स पे करोगे तो थ्रिल समझ में आएगा कि हाँ थ्रिल है। हाइपरडायनेमिक कैरेक्टर एट एपेक्स, हाइपरडायनेमिक कुछ कैरेक्टर दिखेगा एपेक्स पे। लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एपेक्स, जो है एपेक्स पे क्या दिखेगा? लैटरल डिस्प्लेसमेंट दिखेगा अपने को, ठीक है ना। ऑस्कल्टेशन में S1 जो है सॉफ्ट होगी, S1 मतलब क्या होता है? मिट्रल वॉल और पल्मोनरी वॉल का जो है नहीं, मिट्रल वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल का बंद होना, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, जो है यहाँ पे आपका मिट्रल वॉल बंद ही नहीं हो रहा है, तो सिंगल S1 आएगी ना, केवल पल्मोनरी ट्राइकस्पिड, क्या मैं बार बार पल्मोनरी क्यों बोल रहा हूँ, केवल ट्राइकस्पिड की ये आवाज़ आएगी, ठीक है ना। मिट्रल वॉल की तो आवाज़ ही नहीं आएगी, तो बंद ही नहीं हो रहा है, तो सॉफ्ट S1 होगी, ठीक है ना, सॉफ्ट या सिंगल S1, ठीक। अब S2 में क्या होगा? A2P2 है, अब सोचो A2P2 है। अब A2P2 क्यों है? यहाँ पे देखो क्या होता है कि ये पहले तो A2 बंद होता है S2 में क्या होता है? पहले तो A2 बंद होता है, फिर P2 बंद होता है, ठीक है, 30 मिलीसेकंड का गैप होता है इसमें, ठीक है ना। अब मान ले जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में कम ब्लड है, तो उसको कम टाइम लगेगा, ठीक है ना, कम टाइम लगेगा ऑर्टा में भेजने में, कम ब्लड है तो कम टाइम लगेगा ऑर्टा में भेजने में, और कम टाइम ऑर्टा में लगा भेजने में, तो क्या होगा? A2 तो जल्दी बंद होगा, तो A2 को मैंने जल्दी बंद कर दिया, तो क्या होगा? वाइट स्प्लिट हो गया, ठीक है ना, तो वाइट वेरिएबल स्प्लिट हो गया यहाँ पे। S3 क्या होता है? S3 प्रेजेंट होता है वेंट्रिकुलर गैलोप रिदम, ठीक है, डायस्टोलिक मरमर है, तो ये मिड डायस्टोलिक मरमर होगा, यहाँ पे एक मिड डायस्टोलिक मरमर है, ठीक है ना, S3 में यहाँ पे मिड डायस्टोलिक मरमर होगा, एक याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है ना, यहाँ पे मिड डायस्टोलिक मरमर। अब क्यों मिड डायस्टोलिक मरमर? ये भी सोचने वाली चीज़ है। डायस्टोल हो रहा है, मान ले डायस्टोल हो रहा है, ठीक है, डायस्टोल जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है भाई, मतलब कि रिलैक्स कर रहा है, ठीक है ना, ब्लड जा रहा है, लेकिन क्या है कि ब्लड तो ज़्यादा था, ठीक है। S3 मतलब वेंट्रिकुलर गया, भर रहा है ना, क्योंकि देखो समझो क्या होता है, ये उसका सेकेंडरी कारण है। अगर देखो किसी को क्रोनिक एमआर है तो लेफ्ट एट्रियम में ऑलरेडी ब्लड बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, ये बहुत लेट से ये फीचर आता है, ये मिड डायस्टोलिक मरमर बहुत ही लेट ऑनसेट है। क्यों? इसमें अब ये समझने वाली चीज़ है, याद रखने की जरूरत, इसको याद कर लो, लेकिन अगर समझ लोगे तो बहुत ही अच्छा, नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं, याद कर लो। देखो क्या होता है, मैं बता दे रहा हूँ। लेफ्ट एट्रियम में अभी क्या है? ज़्यादा ब्लड है, ठीक है ना, अभी ज़्यादा ब्लड है। क्यों ज़्यादा ब्लड है भाई? क्योंकि ऑलरेडी मिट्रल रिगर्जिटेशन के कारण से बहुत ज़्यादा ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में चला गया है, ठीक। अब जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है, मतलब डायस्टोल में जा रहा है, तो लेफ्ट एट्रियम का ज़्यादा ब्लड ना आएगा। अब ज़्यादा ब्लड आएगा तो ज़्यादा वो उसको टाइम, मतलब कि ज़्यादा उसको दिक्कत होगा कि जल्दी भेजना चाहेगा, तो उसी में मिड डायस्टोल में सबसे ज़्यादा भेजेगा, बहुत तेज़ी से आएगा। नॉर्मल में तो ऐसा नहीं होगा, नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड भेजेगा ना, लेकिन इस केस में ज़्यादा ब्लड उसको भेजना है। अगर ज़्यादा ब्लड अंदर आया तो ज़्यादा ब्लड भेजना भी तो होगा, तो मिड डायस्टोलिक मरमर होगा, नहीं है। अगर समझ में आता है ठीक, नहीं तो नहीं समझ में आता तो याद कर लो। वर्कअप में क्या है? ECG में प्री मिट्रल दिखता है, अगर देखो आर्टेरिया में कोई दिक्कत है तो पी मिट्रल दिखता है, इसको याद कर लो, पी मिट्रल नॉचिंग हो जाती है। और 120 मिलीसेकंड से ज़्यादा नॉर्मल जो होता है 120 मिलीसेकंड से कम होता है। ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होगा यहाँ पे, एक चीज़ याद रखने वाली है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? इकोकार्डियोग्राफी,
ठीक है। और चेस्ट एक्सरे में क्या देखोगे, चेस्ट एक्सरे में आपको सीटी रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, क्यों, लेफ्ट एट्रियम इनलार्जमेंट, ठीक है ना। और लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट क्या करेगा, पुश राइट एट्रिया पुश करेगा तो डबल एट्रियल शेडो दिखेगी, एट्रियल शेडो डबल एट्रियल शेडो दिखेगी। माइल्ड पल्मोनरी कंजेशन विद पेरीहाइलर शैडो भी देख सकते हो, पल्मोनरी कंजेशन, पल्मोनरी एडिमा देख सकते हो, पल्मोनरी एडिमा करली बी लाइन देखते हो, वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लाइन है। वॉकिंग मैन साइन ऑन लैटरल व्यू पे कैरिनल एंगल बढ़ जाएगा तो वॉकिंग मैन साइन एक याद करना है, ये सब याद करने वाली चीज़ें, ठीक है। कुछ चीज़ें याद करनी होती है, मैंने कहा ना कि मैकेनिकल साइंस है, ठीक है, हल्की फुल्की चीज़ें, लेकिन अगर जितना आपने समझ लिया, अगर उसको अप्लाई कर लिया तो 99% ऑफ द क्वेश्चन आप मिट्रल वॉल रिगर्जिटेशन के आप कर लोगे, ये मेरा दावा है, ठीक है, मेरा दावा है, पर्सनल गारंटी पे ले रहा हूँ। लेकिन अगर थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर होती हैं, जैसे ये हो गया डबल एट्रियल शैडो हो गया, ठीक है ना, मिड डायस्टोलिक मर्मर, लोगों को समझ नहीं आता क्यों हो रहा है, ठीक है ना, थोड़ी ये सब चीज़ें भूल जाती है। माइल्ड पल्मोनरी कंजेशन, क्यों माइल्ड पल्मोनरी कंजेशन है, पेरीहाइलर शैडो, कैरली बी लाइन, ये सब थोड़ी रटने वाली चीज़ें हैं, तो इसको याद कर लो, ठीक है ना। तो आई गेस आपको समझ में आया होगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।